को हुआ वो चुनकर यहां से विधायक बने। पार्टी ने दोबारा इनकी ईमानदारी, पार्टी के प्रति सच्ची निष्ठा को देखकर इस बार, और भगवान ने भी एक सच्चे कार्यकर्ता और एक सच्चे न्यायप्रिय और ईमानदार व्यक्ति को देखकर यहां की सीट को भी खाली करवाया और विवेक शर्मा जी को यहां का टिकट दिया। हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राणा रणजीत सिंह जी, राम आसरा जी अध्यक्ष कुटलैट, हमारे कर्नल धर्मेंद्र पटियाल जी, विवेक मिक्का जी, देशराज गौतम जी, देशराज मौदगिल जी, राजा ज्येष्ठर पाल जी, डॉक्टर अजय देसाई जी, सह प्रभारी सुमित शर्मा जी, धर्मेंद्र राजेश पराशर जी, उर्मिला शर्मा जिला महिला कांग्रेस अध्यक्ष, सत्या देवी जिला परिषद सदस्य, नीलम रानी, रमेश चंद, अरुण पटियाल, मनीष वैस अध्यक्ष युवा कांग्रेस, रुमेल दुबैन जी, प्रवीण शर्मा जी, ओंकार कपिला जी, अक्षर बीबी जी, विजय आंगरा जी, रविंदर फौजी जी, सौरभ ठाकुर प्रधान चमेला, गोपाल सैनी पूर्व पीडीसी, रोहित शर्मा महासचिव कुटलैट कांग्रेस, ज्ञानचंद पूर्व अध्यक्ष, हरिमोहन प्रधान त्योड़ी, राजेश बंगा जी, इब्राहिम जी, कैप्टन रघुवीर प्रधान, श्री राजपाल प्रधान, सभी मंच पर विराजमान सम्मानित अतिथिगण, इस सभागार में आए सभी बुजुर्ग, माताएं, एससी संघ के अध्यक्ष तिलक राज जी, जिनके नाम मैं भूल गया हूं, वो भी मेरे सम्मानित है और सब दिल और दिमाग में हमेशा रहेंगे। कई मेरे पुरानी साथी भी है और सभी बुजुर्ग, माताएं, युवा साथियों, प्यारे बच्चों, चुनाव की संध्या में मैं आज आपके सामने कुछ बातें कहने आया। बंगाना मेरी विधानसभा से लगता विधानसभा क्षेत्र है। मैंने जीवन में कभी कल्पना भी नहीं की थी कि मेरी विधानसभा से लगता विधानसभा क्षेत्र से जब वो चुनाव लड़ रहे थे, उनके लिए काम भी किया कि वो जब विधायक बनेंगे तो राजनीतिक मंडी में बिकेंगे। दुख इस बात का होता है कि 75 साल के इतिहास के बाद कांग्रेस पार्टी ने एक आम परिवार से निकला व्यक्ति, जिसके परिवार में राजनीति दूर दूर की बात थी, वो प्रदेश के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर पहुंचता है और उसका जो 7 लगती विधानसभा क्षेत्र का बिका विधायक है, वो पार्टी को धोखा देता है, पड़ोसी को धोखा देता है। ये जो चुनाव होने जा रहा है, ये कोई सरकार को बचाने का चुनाव नहीं है। ये चुनाव उस पार्टी को सबक सिखाने का है जिस पार्टी ने जनता की भावनाओं से सौदा किया। अगर कोई बोले कि ये चुनाव सरकार का है, तो वो गलत बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। हमारी सरकार अगले 3.5 साल, आम लोगों की सरकार अगले 3.5 साल आपका पूरा कार्य पूरा करेगी, कार्यकाल पूरा करेगी। हमने तो अपने 2 विधायक
लोकसभा का चुनाव लड़ा रहे हैं और शिमला पार्लियामेंट से विनोद सुल्तानपुरी जो दोनों विधायक हैं उनको चुनाव लड़ा रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री ऐसा प्रतीत करवाने की कोशिश करते हैं, कहते हैं कि 4 जून को 2 सरकारें बनेगी, एक दिल्ली में बनेगी, एक हिमाचल प्रदेश में बनेगी। वो क्यों ऐसी बात कहते हैं? वो इसलिए कहते हैं जो हिमाचल प्रदेश में ये 4 लोकसभा और 6 विधानसभा सीटों पर चुनाव होने जा रहे हैं, वो ये जान गए हैं कि ये चुनाव जनता लड़ रही है और जहां चुनाव जनता लड़ती है, कोई भी तानाशाह, कोई भी अहंकारी लीडर अगर इस प्रकार की बात करेगा तो बड़े से बड़े तानाशाह, बड़े से बड़े अहंकारी लीडर को उखाड़ फेंकेगी। हिमाचल की जनता इतनी बेवकूफ नहीं है कि आप बयान देते हैं। वो इसलिए बयान देते हैं कि जो उनके कार्यकर्ता उनसे छिड़क रहे हैं, उन्हें अपनी सामने जीत प्रतीत नहीं हो रही है। सिर्फ सपना दिखाकर कार्यकर्ताओं को और जनता को, ताकि उनके कुछ प्रत्याशी जीत जाए, इसलिए वो इस प्रकार की बात करते हैं। और ये आपके क्षेत्र का विधायक, मैं इससे बार बार कहता रहा, इस बिके हुए विधायक ने मेरा एक भी कार्यक्रम बंगाणा विधानसभा क्षेत्र में नहीं करवाया। मैंने कहा पड़ोसी हूं, जो मांगोगे वो दूंगा। मेरे पड़ोसी होने के नाते दुख सुख में आप ही मेरे साथ आएंगे, बंगाणा के लोग ही मेरे साथ आएंगे। पर मुझे क्या पता था कि ये तो भारतीय जनता पार्टी से सौदेबाजी कर रहा है। उन्ना गया, अंब गया, सभी क्षेत्रों में गया। मेरे पास जब भी आता था एक ही बात करता था कि ये पीएम जिसबाई का टेंडर है, इतने पैसे हमारे को दे दीजिए और इस पीएम जिसबाई के टेंडर को मैं अपने साथियों को देना चाहता हूं। मैंने उसे कई बार समझाने की कोशिश की, आप विधायक बन चुके हैं, जनता के सेवक हैं, ये आप जो पिछली बातें सब भूल जाइए, छोड़ दीजिए, लालच मत कीजिए। ये पैसा कहीं जब जीवन के अंतिम सांस में बैठे होंगे साथ नहीं जाएगा, लेकिन लालच इतना अधिक कि पैसे के बदले अपनी विधायकी बेच दी। पचहत्तर साल की आजादी के बाद जब हम आजाद भारत हुआ, इस देश की जनता को हजारों साल की गुलामी के बाद एक सबसे बड़ा अधिकार दिया गया, वो वोट का अधिकार था। हजारों साल, 600 साल तक कोई वोट का अधिकार नहीं था। आजादी से पहले भी कोई वोट का अधिकार नहीं था। और जब वोट का अधिकार मिला तो लोकतंत्र की स्थापना हुई। और इस लोकतंत्र की ताकत देखिए आप, 44 डिग्री टेम्परेचर में मुख्यमंत्री जी आपके पास आ रहे हैं, प्रत्याशी आपसे वोट मांग रहे हैं, संसद के प्रत्याशी भी आपसे वोट मांग रहे हैं। ये आपकी ताकत है, ये आपकी ताकत है जो हमें आपके पास खींच कर लाती है।
क्यों लाती है कि जनता अपना एक ऐसा नुमाइंदा चुने जो उनकी पीड़ा को समझे, गरीब के दर्द को बांटे, किसान की मुसीबतों को समझे, महिलाओं के सम्मान को समझे, युवाओं के रोजगार को समझे। ये ताकत आपकी है और इस ताकत के बूते पर हम विधायक बनते हैं, एमपी बनते हैं, मुख्यमंत्री बनते हैं, मंत्री बनते हैं। ये मत सोचिए कि आप विधायक एक हैं, आपके पीछे 1,00,000 लोगों का प्यार होता है, चाहे वो पक्ष में वोट डाले या विपक्ष में वोट डाले, प्यार 1,00,000 लोगों का होता है। और 14 महीने में सब काम किए। कितने मैंने अपने डिस्क्रिशनरी अमाउंट से पैसे दिए, 5,000, 10,000। इस कुटलियार विधानसभा क्षेत्र में मैंने अपने उससे 50 लाख रुपया गरीब माताओं बहनों को बांटा। आज वो उनके पास जा रहा होगा कि मैंने आपको दिए, उसने नहीं दिए। वो कांग्रेस पार्टी की सरकार और हमारे द्वारा स्वीकृत किए गए थे। ये हमारा दायित्व है इस काम को करने का। हम एहसान नहीं जताना चाहते, ये हमारा फर्ज है। पर दुख पड़ोसी का बहुत होता है। बोलने में कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। रात को खाना खा रहा है, सुबह उठ के बोल रहा है भाई जी सब ठीक हो गया हुआ। भाई जी बेचारे क्या करें। सवेरे सवेरे से फ्रेश जूस मंगाया, फ्रेश जूस भी पिया। मैं बोला फ्रेश जूस पिया, ठंडा करेंगे, दिमाग ज्यादा बोल रहा है। बोलते हैं ना, बोलते ही रहते हो, रुकते नहीं है हो, अपने सामने किसी को मानते नहीं है। फ्रेश जूस पी के गए, खाना खाया, सुबह का नाश्ता किया। कोई अंदाजा नहीं लगा सकता, पर कपटी का कभी अंदाजा नहीं होता। इस क्षेत्र का बिका हुआ विधायक कपटी था, बल्ले चला गए। 26 फरवरी को डिनर हुआ, 27 फरवरी को वोट डले। वोट डाला, हमने सोचा वोट हमको डालना होगा। राज्यसभा के अभिषेक मनु सिंघवी जी हिंदुस्तान के सबसे बड़े वकील हैं, एक एक मिनट का पैसा लेते हैं। उनको बोलना मिले, उनको कहा कि जो एमपी फंड होगा मेरे विधानसभा क्षेत्र में देख लेना, आपने थोड़ा सड़कों के लिए दे देना, मेरी जेसीबी है। क्या बोला? मैं भी सुन रहा था। मैंने बोला ये क्यों बोल रहा है, जेसीबी है, फंड है, मिल जाएगा। वो सब विश्वास दिलाने के लिए कर रहा था। और 27 तारीख को महानुभाव जी, हमने सोचा वोट डल गए। और जो राज्यसभा का वोट है, ये मैं आपको बताना चाहता हूं, वो कांग्रेस के एजेंट को दिखा के डलता है, बीजेपी का वोट बीजेपी के एजेंट को दिखा के मिलता है। हमारे रेवेन्यू मिनिस्टर वहां एजेंट थे, उन्होंने कहा ये भुट्टो ये काम कर गया। मैं बोला कौन सा काम कर गया? सच बोल रहा हूं, मैंने ऐसे बोला कौन सा काम कर गया? कहते बिक गया। मैं भुट्टो को फोन बनाऊं, वो फोन ही बंद। मैं समझ गया। मैंने अपने एक साथी को बोला, डिप्टी सीएम साहब को बोला, मैंने बोला आप भी फोन करिए जरा, कहां है? डिप्टी सीएम साहब ने बोला वो तो बड़ी 100 की स्पीड में चंडीगढ़ जा रहे हैं। 100 की स्पीड में। मैंने कितनी गाड़ियां हैं? 9। मुकेश अग्निहोत्री जी मेरे को बोले 9 गाड़ियां। मैंने चंडीगढ़ क्यों गए? अब वोट तो खिलाफ डाल दिए, चंडीगढ़ क्यों गए? क्यों गए? वो कोई डर तो? कहता पता नहीं। पता लगा कि परमाणु के बाद हरियाणा के पंचकुला में चले गए। पंचकुला में हरियाणा सरकार का होटल हॉलीडे इन है।
वहां जी सारी सीआरपीएफ लगी। अगली बार मैंने सोचा, क्योंकि पता लगा कि दूसरी किस्त वहां मिलनी है। पैसे की भूख इतनी ज्यादा, अपने एफिडेविट में जो ये 14 महीने पहले चुनाव हुआ, पैसे की भूख देखिए, उसमें 4 करोड़ 65 लाख अपनी संपत्ति बताई। और अब 14 महीने बाद जब दोबारा नामांकन भरने गए तो अपनी संपत्ति कितनी दिखाई? ऑनलाइन है 15 करोड़। 14 महीने में 15 करोड़, यानी कि 1 करोड़ 1 महीने का। कितनी दिखाई? अपने साइन करके दिखाइए कि मेरे जो 2022 में नवंबर में चुनाव हुआ, उस समय मेरे पास 4 करोड़ 65 लाख की संपत्ति थी, और अब जो चुनाव होने जा रहा है 1 जून को, इसमें जो नामांकन भरा, मेरे पास 15 करोड़ रुपए की संपत्ति है। बेटे की संपत्ति कुछ नहीं दिखाई 2022 के चुनाव में। बेटा है, बढ़ रहा है, अच्छी बात है, पर जब नियत और कपटी दिमाग होगा तो एक शराफत वाला बेटा भी पिता के सामने कुछ नहीं बोल पाएगा। बेटे की संपत्ति 5 करोड़ रुपया दिखाई। ये मैं नहीं कह रहा, ये आपके द्वारा दिया गया एफिडेविट कह रहा है। मैंने तो कह दिया, पहली मीटिंग में कह दिया, पहली बार आया, बजाय कि आपने 15 करोड़ रुपए में बेची है। मैंने तो वो कहा, तुमने तो उसका प्रूफ भी दे दिया। बनाए कौन रोकता है? पर ऐसी कौन सी गिद्दड़ सिंगी है कि 14 महीने में ही इतनी बड़ी संपत्ति का मालिक हो गया? इस बेचारे बिक्कू ने लोन लेकर एक जिसमें पिलर बनाए रखे हुए हैं, उसको गुलकार कर रहा है, देखो ये एमएलए, इसकी संपत्ति घटेगी। उनकी संपत्ति देखिए कितनी बड़ी है। ये सब खनन माफिया है, आपकी संपदा को लूटा है, आपके धन को लूटा है। सब सलाखों के पीछे जाएंगे जिसने जनता की सेवा की। 3.5 साल हमारी सरकार है, 3.5 साल हमारी सरकार है। जिस दिन मैंने मुख्यमंत्री के पद की शपथ ली, 11 दिसंबर 2023, मुख्यमंत्री की पद की शपथ लेने के बाद मैंने जीवन में भी नहीं सोचा था कि मैं 40 साल से कांग्रेस पार्टी का झंडा उठा रहा हूं। पार्टी के अंदर का भी विरोध झेला मैंने, पर पार्टी को कभी धोखा नहीं दिया, गद्दारी नहीं किया। 20 साल एमएलए रहा, पार्षद रहा, अपने जीवन के जिस भी काम में पहुंचा मैंने वहां से चुनाव लड़ा। 17 साल की उम्र में मैंने पहला चुनाव सीआर का लड़ा था। और मुख्यमंत्री की शपथ लेने के बाद प्रदेश के लोगों को मेरे से एक बहुत बड़ी आशा थी। मैं अपनी मां के पास आशीर्वाद लेने गया, उसने कहा, बेटा मैं तो आपको सरकारी नौकरी की बात करती थी, क्योंकि उस समय सरकारी नौकरी लगने वाले जो होते थे
उनकी बड़ी इज्जत होती थी जिस समय हम पढ़ते थे। पर आपने राजनीति को चुना है आम लोगों की, गरीब लोगों की सेवा करनी। 15 महीने में मैंने जो फैसले किए हैं, एक भी फैसला मेरा बता दीजिए जो मैं आम लोगों के लिए योजना लेकर ना आया हूं। जिस प्रदेश का खजाना खाली हो, जब मैं मुख्यमंत्री बनने के बाद कर्मचारी अधिकारियों की बैठक ले रहा था, प्रदेश का खजाने और प्रदेश चलाने के लिए 1 महीने से भी कम का पैसा था। 75,000 करोड़ रुपए का कर चढ़ा हुआ था। 10,000 सिक पे कमीशन जो सरकारी कर्मचारियों को दिया और अधिकारियों को देना था, उसकी देनदारियां थी। मुझे कहा अब आपको केंद्र से कोई सहायता नहीं मिलेगी। मैंने कहा जब डबल इंजन की सरकार थी तब भी ऐसी हालत होगी, मैं तो इस हालत में और अच्छा सुधार करूंगा। मैंने नियम बदल दिए, कानून बदल दिया और पूछा भ्रष्टाचार के चोर दरवाजों से जो जनता का पैसा लुटाया जाता था पिछले 5 साल में, जब जयराम ठाकुर सरकार सोई हुई थी, मैंने उस चोर दरवाजे को बंद किया। 1 महीने तक मैंने मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं किया। 1 महीने बाद जब मैंने मंत्रिमंडल का विस्तार किया तो संदेश क्या आता है कि पैसा हिमाचल सरकार के खजाने में आना शुरू हो गया। और हिमाचल सरकार के खजाने में पैसा आने के बावजूद, केंद्र सरकार की आपत्ति के बावजूद भी, मैंने 1,36,000 सरकारी कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम से नवाजा। उससे पहले 9,000 परिवार ऐसे हैं जिसमें कुछ परिवार तो वृद्ध आश्रम में चले गए। 2,750 रुपया मिलता था, 3,000 रुपया मिलता था। मेरे इस फैसले से उनको 30,000 रुपया मिलना शुरू हुआ। कल मैं घुमारवी में था, मैंने एक साइन बोर्ड लेकर मेरे पास आया। मुझे 5200 रुपया पे मिलती थी, आपकी ओल्ड पेंशन से 40,000 रुपया मेरी पेंशन होगी। मैं अपने पोतों की, जो मेरे बेटे बेरोजगार है, उनका पालन पोषण अच्छी तरह से कर लूं। हमने फैसला आपके लिए किया। इतिहास की सबसे बड़ी आपदा आई, हर जगह तबाही मची। कोई ऐसा क्षेत्र नहीं था जहां भयंकर बाढ़ ने हमें तबाही ना मचाई हो। हजारों परिवार बेघर हो गए। उन घरों को बसाने वाला और उन परिवारों को यह चिंता सताती थी कि हमें कौन बसाएगा। मैंने उसको भी युद्ध की तरह लड़ा। पूरा प्रदेश अस्त व्यस्त था। 7 जुलाई की बात 2023 के बाद से लेकर 30 अगस्त तक मैंने पूरे जोश से लड़ा और आपदा परिवारों को हमने राहत पहुंचाई। विडंबना देखिए, केंद्र सरकार से हमें कोई भी राहत नहीं मिली। मैं देख रहा था यहां के जो सांसद हैं अनुराग ठाकुर जी, वो कह रहे थे कि हमने राहत दी। आपने राहत नहीं दी। जो हमारे आपदा आती या ना आती, वो हमारे एसडीआरएफ के और एनडीआरएफ के जो पैसे वो बजट के आधारित होते हैं, उसको हमने लिया। आपने कोई आपदा राहत हमें नहीं दी। आपदा के बाद एक और राहत मिलती है पीडीए ने, उसके 9,000 करोड़ रुपया भी केंद्र सरकार के पास फंसे हैं। हमने पूरे हिमाचल के नुकसान का आंकलन करके उनको दिया। आज तक एक पैसा नहीं मिला। कैसे सड़कें ठीक हो, कैसे पीने के पानी की योजनाएं ठीक हो, मैं दिन रात मेहनत करता रहा। अधिकारियों की बैठक लेकर रहा। सुबह में आता प्रभावित क्षेत्रों में जाता था। परिवार के परिवार वैसे गले मिलकर रोते थे। बड़ी मुश्किल से एक पक्का घर बनाया। पाई जोड़कर मेरा पक्का घर बना।
मुझे क्या पता था कि कुछ ही पलों में मेरी आंखों के सामने ये पूरे का पूरा पक्का घर मिट्टी में मिल जाएगा। पीने के पानी के गिलास से लेकर बच्चों की किताबें तक नहीं बचेगी। कई परिवार तो इस आपदा में हमें छोड़कर चले गए। 551 परिवार आपदा में हमें छोड़कर चले गए। मैंने अधिकारियों से बैठक की, कहा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सिर्फ 1.5 लाख मिलता है। मैंने कहा मैं एक आम परिवार से उठकर आता हूं, मुझे पता है पाई पाई जोड़कर पक्का घर बनता है। उस समय तो हमारे परिवार के सभी लोग सर पर ईंटें उठाते थे, सड़कें भी नहीं होती थी। लेकिन इन परिवारों को बसाना पड़ेगा। 22,000 परिवार टेंटों में रह रहे थे। मैंने तुरंत प्रभाव से फैसला किया, इन 22,000 परिवारों के लिए कानून बदल दिया, नियम बदल दिया और वो सहायता राशि 1.5 लाख से बढ़ाकर 7 लाख रुपए की। किसी के मकान में दरार आ गई, 6500 रुपया पक्के का मिलता था, 4500 रुपया कच्चे का मिलता था। मैंने कहा सबको 1 लाख रुपया मिलेगा, क्योंकि दरार का मतलब ये नहीं है पूरे मकान की नींव हिलती है। सब जगह अधिकारी कहे कि कच्चा मकान तो 3 लाख को बनता है, 3 लाख रुपए उसका घर तो कच्चा था, उसका एस्टीमेट 3 लाख का है। मैंने कहा कि उस गरीब आदमी को आप जिंदगी भर कच्चे मकान में रहने के लिए छोड़ दोगे। मैंने उसको भी 7 लाख रुपए दिए। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से पूछा जाना चाहिए, इस संसदीय क्षेत्र के सांसद से भी पूछा जाना चाहिए। इतिहास की सबसे बड़ी आपदा का हिमाचल प्रदेश की जनता ने सामना किया। आपकी केंद्र सरकार में प्रधानमंत्री है, गृह मंत्री है, क्या कभी एक चिट्ठी लिखकर भी महज 5 मिनट लगते हैं ये अनुरोध करते हैं कि कम से कम हिमाचल को गुजरात की तर्ज और उत्तराखंड की तर्ज पर स्पेशल रिलीफ पैकेज दीजिए? कोई मदद नहीं। हमने 4,000 अनाथ बच्चों को सरकारी माता सरकारी पिता 27 साल की उम्र तक उसकी पढ़ाई का, उसकी शादी का, उसके व्यवसाय का खर्चे का ये कानून बनाया। आज हिमाचल के 4,000 बच्चे जो अपनी मां को खो चुके हैं, अपने पिता को खो चुके हैं, उस कानून के तहत उसका लाभ उठाया। मैंने पूछा अधिकारियों से कि दूसरे बजट में हमें कितना रेवेन्यू ज्यादा मिला। 2200 करोड़ रुपया मैंने ज्यादा पिछले सालों से कमाया। अधिकारी कहते कि अब ये 2026 में इसको खर्च करेंगे। मैंने कहा क्यों खर्च करेंगे? कहते जी तब चुनावों का वक्त होगा 2027 में। मैंने कहा मैं चुनाव के लिए राजनीति नहीं करता। मैं अगर 40 साल सड़क में रहकर लोगों की सेवा कर सकता हूं तो मैं आज मुख्यमंत्री बना हूं, तो मैं आज जिस जनता का धन है वो आज ही बांटूंगा, हर साल बांटूंगा। और योजनाओं को अमली जामा पहनाने दिया। मैंने देखा विधवा माताएं हैं, उनके पति की अचानक मौत हो जाए तो घर में बच्चों की पढ़ाई का खर्चा देने के लिए कोई नहीं रहता। हमने इस बजट में 27 साल तक जो भी विधवा बहन का बच्चा पढ़ाई लेना चाहता है, पढ़ना चाहता है, उसकी सारी पढ़ाई का खर्चा, हॉस्टल का खर्चा हिमाचल प्रदेश की सरकार है। हमने किसान के हाथ में समृद्धि आए। मैंने गाय के दूध का मूल्य न्यूनतम 32 रुपए से बढ़ाकर 45 रुपए किया, भैंस का 32 रुपए से बढ़ाकर 55 रुपए किया। हिमाचल प्रदेश हिंदुस्तान का पहला ऐसा राज्य बना जहां किसान के दूध को न्यूनतम समर्थन मूल्य दूध पर देने के लिए हिमाचल हिंदुस्तान का पहला राज्य है। गोबर आधारित खेती करने के लिए, जो हमारे पुराने टाइम में गोबर से खेती होती थी, अगर गोबर आधारित खेती करोगे, यूरिया का प्रयोग नहीं करोगे तो 40 रुपए किलो गेहूं सरकार खरीदेगी और 30 रुपए किलो मक्का सरकार खरीदेगी, ताकि किसान के हाथ में पैसे आए। मनरेगा की दिहाड़ी एक ही समय में 60 रुपए बढ़ा दी। फिर मैंने उनसे और पूछा, कहा अभी आपके पैसे बचे हुए? मैंने अपनी बहनों को, जिनकी उम्र 18 साल की हो चुकी है, जीवन भर अंतिम सांस है, हमने उनको
3 मार्च 2024 को 1500 रुपया देने की घोषणा की। ये योजना ऑनगोइंग थी। लाहौल स्पीति में मैंने 1 मई 2023 से देना शुरू कर दिया। यहां 2,37,000 जो महिलाएं हैं 1050 पेंशन मिलती थी, दूसरे चरण में उनको 1500 रुपए मिलने शुरू हो गई। और अब हिमाचल प्रदेश की जो बेटियां 18 साल से ऊपर की है और चाहे 30 साल है 35 साल है, सबको हम इंदिरा गांधी सुख सम्मान निधि योजना से नवाजेंगे। भारतीय जनता पार्टी वाले क्या करने के? भारतीय जनता पार्टी वाले चुनाव आयोग के पास गए, पहले बोलते रहे, बड़े बड़े नेता आके बोलते रहे कब गारंटियां पूरी होगी, कब 1500 देंगे। भारतीय जनता पार्टी के लोग, उस दिन उनको शर्म नहीं आई जब चुनाव आयोग में मेरी बहनों को 1500 रुपए के फार्म मिल रहे थे और 1500 रुपए के फार्म भरने जा रहे थे। तुमने चुनाव आयोग से वो फार्म रुकवा दिए। हमने दलील दी, उस दलील के बाद चुनाव आयोग ने कहा कि फार्म भर सकते, पैसे मत देना, चुनाव के बाद देना। मैं आपको इस मंच से कह रहा, एक मुख्यमंत्री प्रदेश का जब मंच से कहता है आप वोट के लिए राजनीति कर रहे हैं, आप बहनों के अधिकार जो हमने 1500 रुपए 18 साल के ऊपर की बेटी के लिए दिया है, उसको रुकवा कर आप राजनीति कर रहे हैं। मैं अपनी सभी बहनों से कहता हूं अधिक से अधिक फॉर्म भरिए। मैं आपको यह आश्वासन देना चाहता हूं, अप्रैल का भी मई का भी दोनों एरिया के साथ जून के पहले सप्ताह में आपको 3000 रुपया इंदिरा गांधी सम्मान निधि का मिलेगा। कभी किसी ने सोचा था 15 महीने में 70 साल से ऊपर का बुजुर्ग घर में बीमार हो जाता था, पेन किलर खाता था, दर्द दूर हो जाते थे, बीमारी दूर नहीं होती थी। धीरे धीरे बीमारी बढ़ती थी और ऐसी बीमारी लग जाती थी कि जमीन से लेकर मकान तक रहन रखना पड़ता था। हमने सोचा और हमने इस दूसरे बजट में 70 साल से ऊपर के जितने भी बुजुर्ग हैं उन्हें 25 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज की सुविधा हमारी सरकार उपलब्ध करवाने जा रही है। ये जितनी भी अब जो बुजुर्ग है अभी उसको चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये एज धीरे धीरे कम होगी। अभी हमने 70 साल को मुफ्त बीमारी की योजना का लाभ दिया है, आने वाले समय में और होगी। क्यों होगी? क्योंकि हम इन भ्रष्टाचार के चोर दरवाजों को बंद कर रहे हैं। आपकी संपदा है, आप में बांटेंगे। यही नहीं, प्रदेश में बढ़ती बेरोजगारी पर जयराम ठाकुर साहब ने, जो पूर्व मुख्यमंत्री है, रोजगार के अवसर नहीं निकाले। 48,000 के करीब हिमाचल में खाली पोस्टें थी। 5 साल में सिर्फ 20,000 भर्तियां की, जिसमें अधिकांश सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में लटकी हुई है। मैंने एक ही साल में 22,000 नौकरियों के विज्ञापन निकालने की अधिसूचना जारी करने के आदेश दिए। 10,000 पोस्टें तो आईपीएच में पंप ऑपरेटर, फीटर, मल्टीपर्पज वर्कर, इलेक्ट्रीशियन इनकी निकाली जा रही है, चौकीदार तक की निकाली जा रही है। 2,000 वन मित्र निकाले जा रहे हैं। 6500 टीजीटी, आर्ट्स लेक्चर के सब पोस्ट निकाले जा रहे हैं, बैच वाइज उनकी नियुक्तियां हो रही है। 1231 पुलिस की भर्तियां निकाली जा रही है। ये सब पोस्टें आपके लिए निकाली जा रही है। हमारी सरकार आपके प्रति संवेदनशील है। ये जितनी भी मांगे रखी, कोई मुझसे मांगने नहीं आया। ये जीवन में एक आम परिवार से निकला मुख्यमंत्री को आम परिवार और किसान का दर्द पता होता है, इसलिए मैं ये योजनाएं लेके आया हूं। एक भी मेरी योजना को किसी की चुनौती दे दीजिए, सब में बजट है, आपको लागू होगी। पर मुझे समझ उस दिन नहीं आया जिस दिन इस क्षेत्र के विधायक और 6 कांग्रेस के बीके विधायकों ने सरकार के खिलाफ वोट डाला। वो इसलिए नहीं हुआ, वो इसलिए समझ नहीं आया कि आप अंदाजा लगाइए
वोट डालने के बाद आप पूछिए उनसे, 1 महीना वो अपने विधानसभा क्षेत्र में क्यों नहीं आए? विधानसभा क्षेत्र तो छोड़िए, अपने घर भी नहीं आए। आए घर? गड्डी घूमती नजर आ जाती ना विधायक दी का, सब नजर नहीं आई होनी 1 महीने। कोई गड्डी नजर आई तो जो नहीं आई होनी। क्या कर रहे थे वो 1 महीना हमारी सरकार को गिराने की कोशिश करते रहे। जयराम ठाकुर जी का ऑपरेशन लोटस फेल हुआ। 28 तारीख को खबर चला दी, 28 फरवरी 2024 को, कि मुख्यमंत्री जी ने इस्तीफा दे दिया। मैंने सोचा, मैं बजट, यही जो बने योजना का इनका बजट था, मैंने सोचा कौन खबर चला रहा है? विधायक आए, सर आपने इस्तीफा दे दिया। मैंने कहा मैंने कोई इस्तीफा नहीं दिया, बजट पास करेंगे। बजट पास हुआ, मैं टीवी के सामने आया, मैंने कहा आम जनता से जुड़े बजट को पास करने के बाद आज मैं ये कहना चाहता हूं, जयराम ठाकुर जी जितना मर्जी जोर लगा दे, हमारी सरकार आम लोगों के लिए 5 साल कार्य करेगी। और मैंने कहा मैं संघर्ष की तपती आग से निकलकर राजनीतिक सीढ़ियां चढ़कर एक आम परिवार का व्यक्ति जब मुख्यमंत्री बनता है तो वो एक चुनौती को युद्ध की तरह लड़ता है। मैं एक योद्धा हूं, ऐसे हार मानने वाला नहीं हूं। जयराम ठाकुर जी 29 तारीख को गवर्नर साहब के पास चले गए। गवर्नर साहब के पास 7 बजे ही सवेरे उठा दिए बेचारे। कितने बजे? 7 बजे। मैंने सोचा 7 बजे क्यों उठाई? सुदर्शन बबलू जी ने मेरे को फोन किया कि 7 बजे जयराम ठाकुर जी गवर्नर साहब के पास चले गए। पता लगा एक हमारा साथी है, जिस दर्जी के पास हमारा साथी विधायक कोर्ट चलाता था, जयराम जी ने ऑर्डर दे दिया कि कोर्ट से वहीं टंगा रहेगा जो लोग नोट के दम से सत्ता की कुर्सी हथियाना चाहते हैं। ऐसी पार्टी को और ऐसे लोगों को सबक सिखाने का वक्त 1 जून को है। कभी सोचा कि आजाद विधायक भी इस्तीफा दे देंगे? सोचा? वो तो कांग्रेस के साथ भी चल सकते, बीजेपी के साथ भी चल सकते। ये आजाद भारत का पहला ऐसा केस है जिसमें आजाद भारत के आजाद विधायक जाकर बोल रहे हैं हाई कोर्ट में हम इस्तीफा देना चाहते हैं। विधानसभा के गेट के बाहर धरने पर बैठे कि हम इस्तीफा देना चाहते हैं। अगर आप इस्तीफा देना चाहते तो क्या अगला विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे? वो इसलिए देना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के सम्मान से भरा जो अटैची है ना, वो देखिए वो अपना विधायकी को नीलाम कर रहे हैं, बोली लगा रहे हैं। इसीलिए मैं आपके पास आया हूं। ये जो चुनाव है, ये चुनाव कोई मुख्यमंत्री की कुर्सी और कांग्रेस की सरकार के खिलाफ नहीं है। हमारी सरकार 3.5 साल और चलेगी। ये चुनाव देश की राजनीति की दिशा और दशा को तय करने के लिए है। भविष्य में कोई आपका वोट ना खरीदे, भविष्य में कोई विधायक राजनीतिक मंडी में ना बिके, भविष्य में कोई पार्टी जनता की भावनाओं का सौदा ना करे, उसके लिए आगे सरकार को नहीं आना पड़ेगा। सरकार तो लड़ेगी, लेकिन जनता को भी उठना पड़ेगा। जनता है सबसे बड़ी ताकत। इसलिए मैं आज आपके पास आया हूं कि 1 जून को जब आप वोट डालने जाएंगे तो ये तय करके जाना कि ये कोई नई सरकार बनाने के लिए चुनाव नहीं हो रहा है। जिन लोगों ने एक राज्यसभा की सीट पैसे के दम से चुराई है, हिमाचल प्रदेश की 4 लोकसभा सीटें और 6 विधानसभा की सीटें,
लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए उनको चुनाव हराएगी और कांग्रेस पार्टी को चुनाव जिताएगी। तो क्या आप बिके हुए विधायक, क्या आप बिके हुए विधायक और मैं भारतीय जनता पार्टी के ईमानदार कार्यकर्ताओं से भी अनुरोध करने जा रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी ईमानदार हो रहे, ये पार्टी आधारित नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के ईमानदार कार्यकर्ताओं को भी ये सोचना चाहिए 3.5 साल वो व्यक्ति चुनाव लड़ रहा है जो राजनीतिक मंडी में बिका है। आपके बगैर पूछे आपका टिकट लेकर आ गया, वो कहीं भी बिक जाएगा, फिर आप उसका झोला उठा के चलोगे। अभी समय है, अभी कांग्रेस की सरकार 3.5 साल है। हमने आपके सामने 2 प्रत्याशी खड़े किए हैं, इन पर कोई उंगली नहीं उठा सकता, इन पर कोई उंगली नहीं उठा सकता। एक पूर्व सैनिक का बेटा उन्ना से है, सतपाल राजदा जी, इसके पक्ष में अधिक से अधिक वोट डालेंगे। हाथ खड़ा करके बताइए, ताली भी मारिए। एक पूर्व सैनिक का बेटा ये जानता है और ये भी पूर्व सैनिक के बेटे हैं, ये दोनों जानते हैं इनका दर्द हम परिवारों को कैसा लगा। हमारा तो सैनिक बहुल क्षेत्र है, जनसंख्या के अनुपात से सबसे ज्यादा परमवीर जीतने वाले हम वीर भूमि के हिमाचल के लोग हैं। आज अग्निवीर लाकर हमारी पीठ पर छुरा घोंपा गया है और यहां के जो केंद्रीय मंत्री है वो अपनी जुबान तक नहीं खोल सके। इसलिए संसद में आप अधिक से अधिक सतपाल राजदा जी के पक्ष में वोट दीजिए। ये जो चुनाव है ये पार्टी आधारित ना होकर ईमानदारी और बेईमानों के बीच में है, झूठ और सच के बीच में है। बेईमान बार बार वेश बदल कर आएगा, खूब पैसे बांटेगा, वो पैसा आपका है, अपने डबल लेना। पता लगा कि एक टैक्सी इन्होंने पिछली रात को अंदर लाया है, लेकिन हम उस टैक्सी की तलाश कर रहे हैं। अभी तो वहां 55 लाख पर्सन में पकड़ा गया। ये जो छोटा टैक्सी यहां आया, कहा कि चुनाव के बगैर कुछ ऐसे लोगों को मैंने पैसा बांटना है, ऐसी बस्तियों को पैसा बांटना है, ये चुनाव जीतना है। ये चुनाव किस नियत से जीतना चाहता है, नियत देख लीजिए। ईमानदार बार बार बेईमान से टकराता है, पर जीत ईमानदार की होती है। एक ईमानदार प्रत्याशी हमारे विवेक शर्मा बिक्कू को आप जिताकर भेजिए। मैं इस क्षेत्र का आपके विधायक के रूप में भी काम करूंगा, कोई मुसीबत नहीं आने दूंगा। 14 महीने में बार बार ये बिके हुए विधायक को मैं दोबारा आने के लिए बोलता रहा, इसने मुझे यहां नहीं लाया, यहां मैं आऊंगा। एक ऐसा छवि वाला, एक ऐसा व्यक्ति जिसने पार्टी के लिए काम किया, पिछले 15 साल से आपकी सेवा में काम कर रहा है। तो आप क्या इनको जिताएंगे? हाथ जोड़ करके ताली मारिए इनके। ये जो अवैध खनन करने वाले लोग हैं, जिसमें आपका बिका हुआ विधायक भुट्टो है, आप हंस पड़े। इतनी अधिक वोटों से आपने अपने वोटों से कूट कर उसमें वोट डालने हैं। मैं ये क्यों कह रहा हूं? मैं ये इसलिए कह रहा हूं, बंगाना की खड्डे भी पत्थर ही नहीं रहा, दिखता है बंगाना की खड्डों में। ये संपदा आप लोगों की है। यह अवैध खनन जो है, इसको तुरंत प्रभाव से हम बंद करेंगे, आने दीजिए। और ये जो
आपका पैसा लूट कर 50,000 महिला मंडल में 1 लाख छाती में देते हैं, वो अपनी जेब से नहीं देते। अपनी जेब से देना होता तो आपदा में देते ना। आपदा में तकलीफ हुई, जबरदस्ती मैंने को 1 महीने की पे काटनी पड़ी, जबरदस्ती। और आजकल पैसे बांटने का रिवाज कर रहे हैं। ये चुनाव भविष्य की राजनीति तय करेगा। मैं आपसे अंत में यही प्रार्थना करने आया हूं, जहां भी आपके रिश्तेदार हैं, सबको फोन करो और एक संदेश जरूर दो। अगर लोकतंत्र जिंदा रहेगा, लोकतंत्र की ताकत जनबल है, धनबल नहीं, तो मेरे इस अनुरोध के साथ जनबल जीतेगा, धनबल हारेगा। आप सब लोग अगर सही मायने में मानते हैं कि हमने सच कहा, तो आप हाथ खड़ा करके बताइए और नारा लगाना धनबल। आप नारा लगाइए धनबल। अब मैं दोबारा से बोलूंगा, थोड़ा आवाज में मजा नहीं आया, गर्मी बड़ी है। आपने दोनों हाथ खड़े करके बोला जनबल, जनबल, धनबल। धन्यवाद, जय हिंद। बिका हुआ नहीं चलेगा, ये भी है।